तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ज़रा खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों क्लास 12th का जो आपका हिंदी का सब्जेक्ट है, इसका जो आपका फर्स्ट वाला बुक है अंतरा भाग 2 करके। तो इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों। जो आपका कल मिड टर्म का एग्ज़ाम होने वाला है ना, यानी कि 27 सितंबर, जी हाँ बच्चों, 27 सितंबर 2025 को जो आपका हिंदी का मिड टर्म का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसके लिए ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। आप ऐसा समझ सकते हैं कि पिछले 10 साल का पेपर ले लीजिए मिड टर्म एग्ज़ाम का हिंदी सब्जेक्ट का, उसमें ये क्वेश्चंस बार बार रिपीट होकर के आ रखे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस ज़रूर करके जाइएगा कल के, अगर आप मिड टर्म एग्ज़ाम देने जा रहे हैं अपना हिंदी सब्जेक्ट का। तो वैसे तो मैंने वन शॉट का वीडियो बना दिया था दोनों ही बुक का एक ही वीडियो के अंदर, लेकिन बहुत सारे बच्चे डिमांड कर रहे थे कि सर अलग अलग से भी वीडियो बना दीजिए, एक अंतरा वाली बुक का बना दीजिए, एक अंतराल वाली बुक का बना दीजिए। तो मैं अलग अलग भी वीडियो लेकर के आ चुका हूँ आप सभी बच्चों के लिए। तो ये वाला जो वीडियो है हमारा, ये अंतरा भाग 2 यानी जो आपकी फर्स्ट बुक है उससे रिलेटेड है। ठीक है, उसमें जितने भी मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगते हैं उन सभी क्वेश्चंस को इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, और आपकी डिमांड पर वीडियो लाया हूँ तो इस वीडियो को एटलीस्ट 1207 लाइक, जी हाँ बच्चों, 1207 लाइक्स कंप्लीट करवा दीजिएगा। क्योंकि देखिए बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, आप एक एक लाइक करते हैं ना, तो इससे हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। एक और चीज़ बताऊं बच्चों, गर्मी का महीना है और अभी जब हम वीडियो शूट करते हैं तो फ़ैन वगैरह बंद करके वीडियो शूट करना पड़ता है। बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, पसीना पसीना हो जाते हैं एक तरह से। लेकिन मन में एक ही चीज़ चल रही होती है, मन में एक ही मोटिवेशन होता है कि मेरे बच्चों का एग्ज़ाम अच्छा जाना चाहिए। जितने भी बच्चों के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ना, उनका एग्ज़ाम अच्छा जाना चाहिए और वो एक टॉपर बनने चाहिए। ठीक है, तो गर्मी लगना, पसीना लगना, ये सब हम भूल जाते हैं। अभी भी वीडियो शूट कर रहा हूँ तो पूरा गर्मी लग रहा है, लेकिन अंदर एक मोटिवेशन है कि जो मैं करवाऊंगा बच्चों को उनसे हेल्प होगी। ठीक है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, और जो हम लाइक का टारगेट दे रहे हैं उसको कंप्लीट जरूर कराइएगा। ठीक है, एक और छोटी सी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। अभी जो मैं आपको वीडियो में क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ, उसमें जो क्वेश्चन नंबर होगा वो आगे पीछे हो सकता है मैं क्वेश्चन नंबर दूसरा करवा रहा हूँ, उसके बाद क्वेश्चन नंबर छठा आ जाए, है ना। तो आप क्वेश्चन नंबर पे ध्यान मत दीजिएगा, सिर्फ क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिएगा कि मैं क्या क्या क्वेश्चंस करवा रहा हूँ आपको। क्लियर है बच्चों। बाकी कोई भी आपका डाउट रहता है तो आप मुझसे डायरेक्टली मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे पूछ सकते हैं। जय झा 07 करके ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, यहाँ पर आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो वहाँ पर ज़रूर ज्वाइन हो जाइए। फ्री में हम आपको पीडीएफ नोट्स और भी बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाते रहते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन होने के लिए सिंपली आपको टेलीग्राम पे जाना है और वहाँ पर सर्च करना है क्लास 12 CBSE 123 है। जैसे ही आप वहाँ पर सर्च करेंगे आपको हमारा टेलीग्राम का चैनल देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर 2500 से ज़्यादा बच्चे ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हैं। तो आप भी ज़रूर ज्वाइन हो जाइए और जो भी चीज़ें हम बेचते हैं उसका लाभ उठाइए। ठीक है बच्चों, तो चलिए फाइनली वीडियो को शुरू करते हैं। कि संवदिया की क्या विशेषताएं हैं और गांव वालों के मन में संवदिया की क्या अवधारणा है। ठीक है, तो देखिए दो क्वेश्चन को जोड़ करके आपसे एक क्वेश्चन बना करके पूछा है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन ये बन रहा है कि संवदिया की विशेषता क्या है, और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि जो गांव वाले हैं उनके मन में संवदिया के प्रति क्या अवधारणा है, वो संवदिया को लेकर के क्या सोचते हैं। ठीक है, अब संवदिया होता क्या है इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे अगर मैं आज के टाइम पे बात करूँ आपके फ़ोन में, तो व्हाट्सअप जो है वो एक तरह का संवदिया है। अब आप बोलेंगे सर जी व्हाट्सअप संवदिया कैसे है। तो मान लीजिए आप अपने दोस्त को अपने फ़ोन से मैसेज करते हैं कि और भाई क्या कर रहा है, ठीक है, और आपके दोस्त के फ़ोन में व्हाट्सअप इंस्टॉल होगा तो उसको रिसीव हो जाता है वो मैसेज, तो वो आपको रिप्लाई करता है कुछ नहीं भाई बस बैठा हुआ हूँ। ठीक है, तो ये बीच का जो व्यक्ति है, व्यक्ति मतलब यहाँ पर मैं व्हाट्सअप की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो वो कौन है, व्हाट्सअप है। व्हाट्सअप आपका संवाद आपके दोस्त तक पहुँचा रहा है और आपके दोस्त का संवाद आप तक पहुँचा रहा है, तो संवादिया कौन हुआ, ये व्हाट्सअप हो गया। उसी प्रकार से पहले के ज़माने में तो व्हाट्सअप होता नहीं था। ठीक है, तो उस टाइम पे एक व्यक्ति होता था जो मैनुअली घरों में जाता था, उनका संवाद लेता था कि भैया हाँ आपका संवाद क्या है, संवाद मतलब मैसेज, उनका मैसेज लेता था, और दूसरा जहाँ पर भी उनको वो मैसेज डिलीवर करना होता था वहाँ जाकर के वो मैसेज डिलीवर कर देता था, उसको संवदिया कहते थे। आशा करता हूँ कि संवदिया समझ में आपको आ गया होगा। ओके, अब देखिए क्वेश्चन पे आ जाते हैं, संवदिया की क्या विशेषता है। ठीक है, तो संवदिया की विशेषता पहले समझ लेते हैं। संवदिया वातावरण सूंघ करके ही संवाद का अनुमान लगा लेता है। अगर घर में दुख का माहौल है तो समझ जाएगा कि भैया कुछ गड़बड़ है यहाँ पर। ठीक है, अगर घर में सारे खुशी से हंस रहे हैं, झूम रहे हैं, तो समझ जाएगा अरे भैया यहाँ तो बहुत अच्छी बात है, चलो यहाँ तो
खिलाया पिलाया जाएगा, एकदम अतिथि सत्कार किया जाएगा, है कि नहीं। तो वातावरण को सूंघ करके ही वो क्या करता है, संवाद का अनुमान लगा लेता है, यानी ये अनुमान लगा लेता है कि यहाँ से किस तरह का मैसेज मुझे मिलने वाला है जो मुझे डिलीवर करना है। वह भावुक है, वह संवेदनशील और समझदार इंसान है, वह ईमानदार और दूसरों का मददगार है, वह चतुर है। ठीक है, ये संवदिया की विशेषताएं हैं बच्चों। अब यहाँ पर ये समझिए बच्चों कि गांव वालों के मन में संवदिया को लेकर के क्या अवधारणा है। तो गांव वालों के मन में संवदिया की यह अवधारणा है कि निठल्ला, कामचोर, पेटू आदमी ही संवदिया का कार्य करता है। ऐसा आदमी जो निठल्ला हो, कामचोर हो, पेटू हो, यही संवदिया का काम कर सकता है, जिसके आगे पीछे कोई नहीं होता। ठीक है, बिना मजदूरी के ही जो संवाद पहुंचाता है और औरतों का वह गुलाम होता है, ऐसा ही व्यक्ति जो होता है वो संवदिया का काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि संवदिया की क्या विशेषता है और गांव वालों के मन में उसकी क्या अवधारणा है। दोनों में कितना ज़्यादा ह्यूज डिफरेंस, यानी बड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से आंसर आपको लिखना है। आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आ जाता है बच्चों। ठीक है, चलिए चौथा क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं हमसे कि देवसेना की हार व निराशा के क्या कारण है। ठीक है, तो देखिए देवसेना जो है वो मालवा के राजा बंधु वर्मा की बहन है। हूनों के आक्रमण में उनका सारा परिवार नष्ट हो जाता है। वह स्कंदगुप्त से प्रेम करती है, परंतु स्कंदगुप्त जो है आपका मालवा के धन कुबेर की कन्या विजया को चाहता है। वह जो है स्कंदगुप्त को चाहती है और ये जो स्कंदगुप्त है ये भैया मालवा के जो धन कुबेर की कन्या है विजया, इसको चाहते हैं। ठीक है, इसीलिए उसे प्रेम में भी निराशा ही मिलती है। पहले तो भैया हूनों के आक्रमण में पूरा परिवार नष्ट हो जाता है, फिर वह स्कंदगुप्त से प्रेम करती है और यहाँ पर स्कंदगुप्त जो है यहाँ पर किसी और से प्यार करता है, तो उसे प्रेम में भी निराशा ही मिलती है। लेकिन जीवन के अंतिम क्षणों में स्कंदगुप्त उससे प्रणय निवेदन करता है तो देवसेना उसे स्वीकार नहीं करती है। उसने अपने आप को कमजोर जानते हुए भी मुसीबतों और कठिनाइयों का डटकर सामना किया, परंतु वह हार गई। इस प्रकार प्रेम में मिली असफलता और जीवन में मिली पीड़ाओं के कारण देवसेना हार जाती है। यही उसकी निराशा का कारण भी है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लिख देंगे देवसेना की हार व निराशा के कारण। आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। ओके बच्चों, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इम्पोर्टेंट भी है भैया। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन, बालक द्वारा लड्डू इनाम में मांगने पर लेखक ने सुख की सांस क्यों ली। जब बालक ने जो लड्डू होता है उसको इनाम में मांगा, ठीक है, तो लेखक ने भैया यहाँ पर सुख की सांस ली। ऐसा क्यों है, तो उसका आंसर कुछ इस प्रकार से लिखेंगे आप कि बालक के पिता व उनके शिक्षकों ने बालक की स्वाभाविक प्रवृत्तियों का गला घोटने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। लेखक बैठा बैठा उस बालक के प्रश्नों को सुन रहा था और सोच रहा था कि क्या किसी बालक को जिसकी अभी खेलने खाने की उम्र हो उसे मतलब उस पर शिक्षा का इतना दबाव उचित है। जब बालक ने लड्डू मांगा तो लेखक को लगा कि अभी इस बालक का बचपन मरा नहीं है, अभी भी इसको इस दबाव से उबारा जा सकता है। यही कारण था कि लेखक के द्वारा सुख की सांस ली गई। यानी कि जो शिक्षक थे और जो उनके पेरेंट्स थे वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर बना रहे थे। ठीक है, किसके ऊपर, बालक के ऊपर, कि तुम पढ़ो लिखो ये करो वो करो। लेकिन बालक क्या था, अभी तो बालक है भैया, यानी बच्चा है वो। ठीक है, और इनाम के लिए पूछा गया कि चलिए आपको इनाम में क्या चाहिए, तो बालक बोला कि मुझे लड्डू। ठीक है, अब जब लेखक ने ये देखा और सुना तो लेखक ने सुख की सांस ली कि चलो यार इसका बचपन अभी मरा नहीं है, अभी भी इस चीज़ से इसको बाहर निकाला जा सकता है। ठीक है, इसीलिए लेखक ने यहाँ पर सुख की सांस ली। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा बच्चों। ओके, कि कार्नेलिया के गीत कविता में वर्णित भारत के प्राकृतिक सौंदर्य को अपने शब्दों में लिखिए। कार्नेलिया का जो ये गीत कविता है इसके अंदर भारत के प्राकृतिक सौंदर्य को किस प्रकार से दिखाया गया है, तो आंसर इस प्रकार से आप लिखेंगे, लालिमा युक्त प्यारा सूर्योदय देखने को मिलता है। ठीक है, जो हमारे देश में सूर्योदय होता है, ठीक है, अभी मॉर्निंग का टाइम है, मैं वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ, तो एकदम मस्त सूरज निकला हुआ है इस तरह से। तो जो आपका ये कार्नेलिया का गीत कविता है उसमें भी लालिमा युक्त प्यारा सूर्योदय देखने को मिलता है, सूरज निकलता है इस तरह से। ठीक है,
साथ ही साथ चारों ओर हरियाली हमें देखने को मिलती है। चारों ओर क्या देखने को मिलती है? हरियाली, बिल्कुल हरा भरा खेत एकदम इस तरह से है। नीले आसमान में उड़ते पंछी, इस तरह से नीले आसमान में क्या उड़ रहे हैं? पंछी उड़ रहे हैं। मेरी ड्राइंग भी आप देखते हुए चलिए, ठीक है। धीरे धीरे ड्राइंग में अच्छा करता जा रहा हूँ। वैसे तो मेरी ड्राइंग खराब है, लेकिन ड्राइंग बनाते बनाते ही लगता है मैं एक पेंटर उंटर बन सकता हूँ। वैसे है कि नहीं? कमेंट करके बताइएगा, पेंटर उंटर बन सकता हूँ कि नहीं बन सकता हूँ, ठीक है। अगला, नीला समुद्र और उसकी लहरें। नीला एकदम समुद्र दिख रहा है और उसकी लहरें दिख रही हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से कार्नेलिया का गीत, ये जो कविता है, इसके अंदर भारत के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया गया है बच्चों। ओके, आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अच्छा, ये वाला जो 11वां क्वेश्चन है, ये मैं कहूँगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। पेपर में बहुत बार ये क्वेश्चन आ रखा है। क्वेश्चन क्या है कि मैं जानऊं निज नाथ सुभाऊ में राम के चरित्र की किन किन विशेषताओं का उल्लेख है। मैं जानऊं निज नाथ सुभाऊ, इसमें राम जी के किन किन चरित्रों का विशेषता हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर इस प्रकार से आप लिखेंगे कि मैं जानऊं निज नाथ सुभाऊ के माध्यम से भरत जी ने कहा है कि वे अपने स्वामी अर्थात भाई राम का जो स्वभाव है वो अच्छी तरह से जानते हैं। जो राम जी है वो बहुत ज़्यादा कोमल है, ठीक है। उनका स्वभाव स्नेह से भरा हुआ है, सरल हृदय है उनका, और उन्हें तो अपराधियों पर भी क्रोध नहीं आता है। मुझ पर तो उनकी विशेष कृपा और स्नेह है। उन्होंने कभी बदले की भावना से काम नहीं किया। वे स्वयं कष्ट सहन कर लेते थे, परंतु उन्होंने कभी दूसरों को कष्ट नहीं दिया। वे खेल में भी कभी अप्रसन्न नहीं होते थे। सोचिए कितने बड़े व्यक्ति थे, महान व्यक्ति थे हमारे यहाँ राम जी, कि वो स्वयं कष्ट सह लेते थे लेकिन कभी भी दूसरों को कष्ट नहीं देते थे। अपराधियों पर भी उनको क्रोध नहीं आता था, ठीक है। तो इस तरह की चारित्रिक विशेषताएं हमें देखने को मिलती है, जो कि मैं जानऊं निज नाथ सुभाऊ के माध्यम से भरत जी राम जी के बारे में बताते हैं। ओके बच्चों, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना था। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा बच्चों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, पेपर में कई बार ये क्वेश्चन जो है वो आ जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 13वां क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछ रहा है हमसे कि वियोगावस्था में सुख देने वाली वस्तुएं भी दुख देने लगती है। गीतावली से संकलित पदों के आधार पर सिद्ध कीजिए। वियोगावस्था ये एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें आप किसी से दूर रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि आपका 12वीं क्लास के बाद आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं और आपकी सरकारी नौकरी लग जाती है। आप अभी दिल्ली में रह रहे हैं और आपकी जो सरकारी नौकरी लगी है वो लगी है यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग, केरल ले लेते हैं, ठीक है। केरल में आपकी सरकारी नौकरी लगी है। तो जब आप भैया सरकारी नौकरी लग गई है तो दिल्ली से आपको केरल जाना पड़ेगा, परिवार से दूर रहना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी जो चीज़ें आपके परिवार वालों ने आपको बर्थडे पर या फिर किसी खास मौक़ों पर गिफ्ट किया है, उसको देख करके जिस चीज़ को आपको खुशी होता है कि हाँ ये चीज़ मेरे पापा ने गिफ्ट किया है, ये फ़ोन मेरे पापा ने गिफ्ट किया है, ये चीज़ मेरी मम्मी ने दिया है, उसको देख करके आपको खुशी होता है। जब आप अपने मम्मी पापा से, अपनी फैमिली से दूर रहेंगे, केरल में जा के रहेंगे, बेशक आप वहाँ पर सरकारी नौकरी कर रहे हो, अच्छा खासा कमाई कर रहे हो, लेकिन उन्हीं चीज़ों का जब आप दोबारा देखेंगे ना केरल में रहते हुए, तो आपको मन ही मन दुख होगा, ठीक है। इस चीज़ का नहीं कि हाँ भैया ये चीज़ मेरे घर वालों ने दिया है, इस चीज़ का दुख होगा कि यार ये चीज़ है, मैं ये चीज़ तो देख पा रहा हूँ लेकिन इस चीज़ को देने वाले व्यक्ति को नहीं देख पा रहा हूँ। जैसे आपकी मम्मी ने आपको कोई चीज़ दिया होगा, ठीक है, तो वो चीज़ जब आप देखेंगे ना तो आपको आपकी मम्मी की याद आएगी कि यार एक बारी मम्मी से मिल के आता, मम्मी की बहुत याद आ रही है, ठीक है। अगर पापा ने आपको कोई चीज़ दिया होगा तो उस चीज़ को जब आप देखेंगे तो पापा की याद आने लग जाएगी, समझ रहे हैं ना आप। तो वियोगावस्था में जो सुख देने वाली वस्तुएं भी होती हैं वो दुख देने लगती है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको गीतावली से संकलित पदों के आधार पर सिद्ध करना है। तो आंसर इस प्रकार से आप लिखेंगे कि सुख काल में सुखदायी प्रतीत होने वाली वस्तुएं भी वियोगावस्था में दुख का कारण बन जाती है। इसका कारण यह है कि हम उन चीज़ों को देखकर उनसे जुड़ी सुखद स्मृतियों में खो जाते हैं और उनसे जुड़े व्यक्तियों का स्मरण हो जाता है, ठीक है। वो चीज़ें जो होती हैं उनको देखते हैं तो उससे रिलेटेड जो हमारी यादें होती हैं, ठीक है, मेमोरीज वगैरह जो होती हैं उसमें हम खो जाते हैं और उस चीज़ से जुड़े हुए जो व्यक्ति हैं उनकी याद हमें आने लगती है। यह बात श्रृंगार तथा वात्सल्य दोनों अवस्थाओं में उत्पन्न होती है। माता कौशल्या भी अपने पुत्र राम से संबंधित वस्तुओं को देखकर भाव विह्वल हो जाती हैं, ठीक है।
मतलब एक तरह से भावुक हो जाती हैं, वह राम के शीघ्र लौटने की कामना करने लगती है। जो कौशल्या माता है वो राम भगवान से जुड़ी हुई जब चीज़ों को देखती हैं तो बहुत ज़्यादा भावुक हो जाती हैं, ठीक है। और वो ये बहुत ज़्यादा कामना करने लगती है कि काश राम जी जल्दी से जल्दी वापस आ जाए। तो इन्हीं सब चीज़ों के आधार पर ये क्वेश्चन बना है कि वियोगावस्था में सुख देने वाली वस्तुएं भी दुख देने लगती हैं, ठीक है। गीतावली से संकलित पदों के आधार पर इस तरह से आपका आंसर लिखना है बच्चों। आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। 14वां क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या पूछ रहा है हमसे कि 12 मासा का प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो 12 मासा के बारे में आपको बताना है। देखिए, मलिक मोहम्मद जायसी जी की काव्य रचना पद्मावत जो है उससे 12 मासा के अंश जो है उसमें नायिका पर अगहन मास और फागुन मास के प्रभाव का वर्णन है। जो नायिका है आपकी यहाँ पर, ठीक है, उसके ऊपर जो अगहन और फागुन का जो महीना होता है इसका क्या प्रभाव देखने को मिलता है वो बताया गया है। जो नागमती है उसकी विरह दशा का मार्मिक चित्रण किया गया है इन मासों में, यानी इन महीनों में, ठीक है। अगहन में नायिका नागमती जो होती है वो विरहाग्नि में जलती है, ठीक है, तथा जो भंवरे है काग के समक्ष अपनी दशा का उल्लेख करती है। पूस में नायिका शीत के कारण कांपती प्रतीत होती है। जो ठंडी होता है उसके कारण कांपती प्रतीत होती है। शीत उसके शरीर को कपाता है तो विरह उसके हृदय को कपाता है। इसमें चकई और कोकिला से नायिका के विरह की तुलना की गई है। नायिका विरह में शंख के समान हो गई है। माघ महीने में जाड़े से हुई नागमती की विरह दशा मार्मिक वर्णन है। वर्षा का होना तथा पवन का बढ़ना नायिका। इस तरह से आप आंसर लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। कि भरत राम का प्रेम का प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए। तो आंसर इस प्रकार से लिखेंगे कि भरत राम का प्रेम कविता रामचरितमानस के अयोध्या कांड से ली गई है, जिसमें राम वन गमन के पश्चात भरत की व्याकुल मनोदशा एवं आत्म परिताप का वर्णन किया गया है। कि भैया जिस प्रकार से राम जी जो है वो वन में चले जाते हैं, ठीक है, अपना वनवास काटने के लिए, तो किस प्रकार से भरत जी जो है बहुत ज़्यादा व्याकुल हो जाते हैं और उनकी मनोदशा किस प्रकार से होती है, उन चीज़ों का वर्णन जो है भरत राम के अंदर किया गया है। भरत राम का प्रेम जो ये कविता है, ठीक है। और भरत भावुक हृदय से बताते हैं कि राम का उनके प्रति अत्यधिक प्रेम भाव है। वे कहते हैं कि विधाता इस प्रेम भाव को सहन नहीं कर सका और माता के रूप में उसने व्यवधान उपस्थित कर दिया। राम के वन गमन से माताएं और अयोध्या के सभी नगरवासी अत्यंत दुखी है। भरत इस सारे दुख का दोष अपने भाग्य को ही देते हैं। भरत कहते हैं कि ये सारा चीज़ जो हो रहा है ये मेरी वजह से हो रहा है। हमारे बीच में जो इतना प्रेम था विधाता इस चीज़ को देख नहीं पाया और भरत जी को राम जी को अलग कर दिया। राम जी को अंततः जो है वो वनवास जाना ही पड़ा, ठीक है। इससे पूरा अयोध्या दुखी था, ठीक है, सारी माताएं दुखी थी। लेकिन क्या करे भैया, विधि का विधान कोई नहीं बदल सकता। तो इस प्रकार से आंसर आपको लिखना है बच्चों, ओके। अगला क्वेश्चन देखिए, 19वां क्वेश्चन हमारा क्या है कि माघ महीने में विरहिणी को क्या अनुभूति होती है, 12 मासा के आधार पर बताइए। तो जो माघ का महीना होता है उसमें भयंकर सर्दी पड़ने लगती है। प्रियतम के वियोग में विरहिणी नायिका के दिन काटे नहीं कटते, ठीक है। इस महीने में सर्दी दबा के पड़ने लग जाती है, ठीक है। और जो उसका प्रियतम होता है जिसको वह चाहती है उसके वियोग में, यानी उससे दूर रहने की जो कह लीजिए एक दुख होता है ना, उस कारण से जो नायिका है उसके दिन जो है वो काटे नहीं कटते। माघ की वर्षा के समान उसकी आंखों में निरंतर विरह के आंसू बहते रहते हैं। इन आंसुओं से भीगे वस्त्र उसके शरीर को बाण के समान चुभते रहते हैं। माघ की तेज हवा और ओलों की वर्षा उसके जीवन को और भी अधिक कष्टप्रद बना देती है। लेकिन प्रियतम के वियोग में उसका जीवन रसहीन हो गया है, ठीक है, यानी उसके जीवन में अब कोई रस नहीं बचा। वह दिन प्रतिदिन क्षीण होती जा रही है। उसका शरीर तिनके के समान हल्का हो गया है। माह की तेज हवाएं उसे जो है सो कि हिलाती रहती है। वह तो विरह रूपी अग्नि में जलकर राख के समान उड़ने के लिए तैयार है। जो दूर रहने वाला अग्नि है इसमें वो जल करके राख बन चुकी है और उड़ने के लिए वो तैयार है। कौन? नायिका की बात यहाँ पर हो रही है, ठीक है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार आ जाता है। तो बस बच्चों यही था आज का ये वीडियो। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक। जितना ज़्यादा वीडियो को आप लाइक करेंगे उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है इसी तरह की वीडियोज़ को बनाने के लिए।
चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं, विद्यालय स्टडी पॉइंट को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको बेल का, घंटी या घंटा कुछ भी कह सकते हैं, उसका आइकन देखने को मिलेगा। उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन पर आ जाया करे और आपकी जो तैयारी है एग्जाम्स के लिए वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।